नमस्कार दोस्तों। मोदी जी यूनाइटेड नेशंस गए, यूएसए गए और वहाँ जाकर कुछ स्पीच कर दी जिसका कि इतना बड़ा रेपरकेशंस है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था और दोबारा से उमेश जी के साथ वीडियो बना रहे हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई मोदी जी ने आखिर में यूनाइटेड नेशंस में और यूएसए में जाकर किया क्या है, क्या कुछ हासिल किया या ऐसे ही बस फोटोशॉप करके फोटो ऑप्स करके वापस आ गए हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्योंकि इसके ऊपर उमेश जी की पूरी पकड़ है और उमेश जी ने दोबारा से बोला कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे कल भी मैंने बात करी थी, बात करनी ज़रूरी है कि वहाँ पर मोदी जी ने मैसेज दिया क्या है। और कहीं ना कहीं उमेश जी का कहना है कि मोदी जी ने वहाँ जाकर यूनाइटेड नेशंस को परमानेंटली इररेलीवेंट कर दिया है, कि मोदी जी ने एक गुहार लगा दी, आइदर तुसी मेरी गल सुन लो या मैं आपको इररेलीवेंट कर दूंगा। अब उसके लिए उमेश जी से डिटेल में बात करते हैं। उमेश जी, जय श्री राम। जय सिया राम। सर, ये मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर और यूएसए में जाकर ये कौन सा स्यापा डाल दिया है, पहले ये बताइए। देखिए, उन्होंने दो चीजें बोली है यूनाइटेड नेशंस को। इफ यू वांट टू बी रिलेवेंट देन रिफॉर्म एंड मैच योर एक्शंस विद योर व्हाट यू से। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ एक टाइम था हम यूनाइटेड नेशंस में जाके प्लीड करते थे, हम उन्हें सफाई देते थे कि हमने ऐसे नहीं किया है। पाकिस्तान भी बोलता था कि यूएन रेजोल्यूशन 1948 के हिसाब से हमें कश्मीर इश्यू रिजॉल्व करना चाहिए, एक टाइम था। और आज हम जाके यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के सामने, सारे वर्ल्ड के सामने बोल रहे हैं कि आप रिफॉर्म करिए। रिफॉर्म का मतलब क्या है? जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें परमानेंट 5 मेंबर्स है, उसमें मोदी जी बोल रहे हैं कि भारत को वीटो पावर के साथ सदस्यता मिलनी चाहिए। कारण क्या है? यह 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। थर्ड, वी हैव बीन पार्ट ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशन। वी हैव बीन गिविंग वैक्सीन टू 110 कंट्रीज। जब यूक्रेन के अंदर 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर दिए थे हमने 3 साल पहले। 2 साल पहले सूडान में भी वही काम किया था। और जब भी अगर आपको चाहिए, अगर रशिया और यूक्रेन के लिए अगर पीस मेकिंग एफर्ट्स के लिए भी आप भारत को बोलते हैं। मोदी जी रशिया भी गए, मोदी जी यूक्रेन भी गए। देखिए, ये काम पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होता था। अब क्या हुआ है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इटसेल्फ हैज बिकम इररिलेवेंट। वहां पे जो P5 है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में ही बढ़ चुका है। फ्रांस, अमेरिका और यूके एक तरफ, रशिया और चाइना एक तरफ। अब रशिया को आपने सैंक्शंस कर दिया है, स्विफ्ट के अंदर उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कन्फिस्केट कर दिए हैं। उनके ऊपर नेशन को बोलने लगे हैं कि आप उनसे ट्रेड मत करो। सब जगह से प्रेशर्स कर रहे हो और आप यूक्रेन को फाइनेंस भी कर रहे हो, आप उनको डील भी दे रहे हो, आप उनको वेपन्स भी दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद यूनाइटेड नेशंस को इररिलेवेंट कर दिया है। और इंडिया ने तो वो सिर्फ ट्राई कर रहा है कि ये सब चीज उसको रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। और मोदी जी ने ये भी बता दिया है कि बॉस, अगर ये नाकाम नहीं किया तो हम ऑलरेडी है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। 120 कंट्रीज हमारे साथ है। वी आर विद द ब्रिक्स ऑल्सो। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन में भी बहुत सारी कंट्रीज जैसे ग्रीस है, इवन फ्रांस भी इंडिया के साथ है। तो आपकी जो एंग्लोस्फीयर की जो G7 जो ग्रुप है, उसके अंदर से कुछ कंट्रीज है जो 5 आइज अपने आप को बोलते हैं, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो ये एंग्लोस्फीयर है, ये अपनी धाक बढ़ा के रखे हैं। वो फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं और वो अपनी तरक्की करने के लिए किसी के ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं। इस इकोनॉमिक सैंक्शंस के कारण आप इसको टूल ऑफ वेपनाइजेशन कर रहे हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने सीधा बता दिया है और भारत की बात सुनी भी जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया भी है पहले कि ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स पेमेंट बैंक चालू हो रहा है। ब्रिक्स पेमेंट बैंक विल बी एन ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट, जो अमेरिका के कंट्रोल में है। आप देख लीजिए, IMF है, वर्ल्ड बैंक है और स्विफ्ट है। और इधर हमने ब्रिक्स के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक बना लिया है, फिर हमने अभी ब्रिक्स पेमेंट बैंक बना रहे हैं और उसमें 149 कंट्रीज आना भी चाहते हैं। तो इंडिया बोल रहा है कि आप अपने आप को रिफॉर्म करिए, आप यू हैव टू आउटरीच, आपको ये वॉर खत्म करना जरूरी है, पीस जरूरी है, कोलैबोरेशन करिए, कन्फ्रंटेशन मत करिए। इंडिया इज ट्राइंग टू उन्होंने ये भी बोला है, इसराइल को भी बोला है कि बेटर यू ट्राई टू स्टॉप द वॉर।
रुक, इवन रशिया को भी बोला है लास्ट ईयर पीस करिए, पर पीस कोई चाहता नहीं है। एवरीबडी इज टेकिंग वॉर बिकॉज उसने ऐसे किया, मेरे पास भी राइट है। तो अब ये कंट्रोल्ड वॉर, एक सब जगह लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे यूक्रेन, रशिया, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान वर्सेस इजराइल। फिर आपने देखा है कि मेडिटेरियन में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में चल रहा है। इंडिया के अंदर भी बांग्लादेश में नया फ्रंट चालू करने की कोशिश की। ये सब मत करिए, बहुत ही सटल शब्दों में बता दिया है उनको। और मोदी जी की बात सुना, हाँ बोलिए बोलिए। बस मोदी जी ने यही समझाया है उनको कि आप रिफॉर्म करिए, पीस करने की कोशिश करिए, नहीं तो आप इररिलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन सर इररिलेवेंट कैसे होंगे? जिसके पास पावर है और जिसके पास पैसा है वो हमेशा ही रेलिवेंट रहेगा। भारत के पास ना तो पावर है ना पैसा है, तो कैसे हम अपने आप को रेलिवेंट करेंगे? और कैसे यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट सीट की हम गुहार लगा रहे हैं वो कैसे मिलेगी? दो जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो दोनों ही हमारे पास नहीं है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस परमानेंट सीट के लिए 4 मेंबर ने ऑफिशियली हाँ कर चुके हैं, चाइना ही नहीं कर पा रहा है। यूएन में अराउंड 194 मेंबर्स है। इंडिया को एक प्रस्ताव लेके आना चाहिए कि वी वांट टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड कॉल फॉर रिफॉर्म। एक वोटिंग करा लेनी चाहिए, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ बता देना चाहिए। सेकेंड, मैंने ये भी बताया है कि इंडिया को अपना खुद का एक फोरम बनाना जरूरी है। जैसे हमारी बात हुई थी यूनाइटेड साउथ ग्लोबल, ऐसा कुछ बनाना चाहिए। और वी शुड ट्राई टू बिल्ड आवर ओन दिल्ली दरबार जैसा कुछ बनाना चाहिए कि वेयर वी कोलैबोरेट विद कंट्रीज लाइक यूएई, फ्रांस, ग्रीस, फिर बाद में थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों कंट्रीज के साथ हमें कोलैबोरेट करना जरूरी है। इंडिया शुड मेंटेन, इट शुड ट्राई टू डेवलप इट्स ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो वो जरूरी है, इंडिया कर भी रहा है। वहां पे जाके भी बता रहा है कि आप करिए, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। हमें डिस्ट्रिक्ट जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप नहीं किए और सिर्फ आपने आश्वासन दिया और कुछ किया नहीं, तो हम अपनी डायरेक्शन में चले जाएंगे। और अगले अक्टूबर 22 से 24 कजान में रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट होने वाली है। और आपको याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने रशिया के 300 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंफिस्केट कर दिया, और उस 300 बिलियन को यूक्रेन में दे रहे हैं आर्म्स और एड पैकेजेस के हिसाब से। ये ऐसी दादागिरी कौन चाहेगा? तो इसका जब ये ब्रिक्स पेमेंट बैंक बनेगा तब डॉलर की हीगोमनी अपने आप खत्म होगी। जो अमेरिकन सेंट्रिक और अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर जो बोलते हैं उसको वो ये बताते हैं इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, ये भी थ्रेटन हो जाएगा। जब आपकी बात सुनी नहीं जाएगी और एक ऑल्टरनेटिव आना चालू होगा तो पीपल विल डेफिनेटली गो। आप पैसा रख लीजिए, वेल्थ रहेगी आपके पास, पर दबदबा नहीं रहेगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि जैसे मोदी जी गए वहां पर, मोदी जी बार बार बोलते हैं कि भाई ग्लोबल साउथ के तो लीडर हम हैं ही हैं, क्या मोदी जी ऐसा काम नहीं कर सकते कि यूनाइटेड ग्लोबल साउथ एक नया फोरम बनाए और उसका एक बिल्डिंग भारत में बना दे? कहाँ पर? मैंने पहले बोला है, जहाँ पर पैसे का कंट्रोल होगा। मुंबई में पैसे का कंट्रोल है, हमारी कमर्शियल सिटी है। अगर वहाँ पर यूनाइटेड ग्लोबल साउथ का एक बिल्डिंग बना दिए, दैट मीन्स कि 120-30 कंट्रीज तो उसके मेंबर होंगी। जो ग्लोबल साउथ के मेंबर नहीं है, जैसे फ्रांस है, इटली है, मिलोनी बैठी है, वो हमेशा ही भारत का साथ देने वाली है। आपको नहीं लगता कि एक पैरेलल सिस्टम जब बन जाएगा, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स उसी दिन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारी हेजमनी तो तोड़ दी मोदी जी ने? देखिए, यहाँ पे मोदी जी हैज टू प्ले वेरी स्मार्टली, क्योंकि आप पंगा ले रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स से। अगर आपने ये कुछ करना चालू किया, आपको ये भी करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली किसी के साथ नहीं जा सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 750 मिलिट्री बेसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑल अराउंड द ग्लोब। 194 कंट्रीज है, 750 बेसेस है उनके 80 कंट्रीज में। तो अमेरिकन डोमिनेंस को आप इतनी डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर सकते। आप अपने आप एक तरह से पैरेलल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रीटली बनाओ, और इंडिया काम कर रहा है उसके ऊपर। बहुत सारी कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक पैक्ट किया जा रहा है। यूएई के साथ किया हमने, फ्रांस के साथ किया, फिर एक यूरोपियन यूनियन के अंदर एक 4 ग्रुपिंग नॉर्डिक कंट्रीज के साथ किया है। बात चल रही है यूके के साथ, बात चल रही है इवन ईयू के साथ।
तो इंडिया कर रहा है। जब ये जो ट्रेड पैक्ट होंगे उसके अंदर सिमिलैरिटीज होगी, उसके बाद एक मल्टीलैटरल पैक्ट बनाया जाएगा। तो इंडिया चालू कर चुका है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी चालू कर दिया है। पर आपको समझना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन और अमेरिका की है 35 ट्रिलियन, और हम वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका ऑल्सो ऑन मेनी थिंग्स। तो वी हैव टू डू इट वेरी क्वाइटली, वी हैव टू मूव वेरी क्वाइटली। एक सबके साथ हमें ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। वर्क इन साइलेंस, लेट द रिजल्ट स्पीक। वो काम हो रहा है अभी, अर्नेस्टली हो रहा है, और इंडिया काम ऐसे हो रहे हैं, इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू एवरीवन, इट इज बेनिफिशियल टू अमेरिका देमसेल्फ। तो अमेरिका जानता है कि इंडिया के फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, तो उसके हिसाब से चलेगा अमेरिकन पीपल का। मोदी इज नॉट बैटिंग फॉर द अमेरिकन ओलिगार्क, ही इज बैटिंग फॉर द अमेरिकन पीपल। ये मैसेज उधर उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है। आज उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी ही नहीं है। अगर जो बाइडेन उनको पर्सनली होस्ट कर रहे हैं, ही इज होस्टिंग मोदी जी इन हिज होम इन डेलवेयर, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है। तो ओवरवेलमिंग, देयर आर अराउंड आई थिंक 50 लाख अमेरिकन इंडियंस एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, और वो इकोनॉमिकली वेरी मच इकोनॉमिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर। जितने भी सीईओ सीएफओ आप देख लीजिए वॉल स्ट्रीट पे, जितने बड़े कंपनीज के, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा है, बढ़ गया। तो एक तरह से आप मोदी जी ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन द सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर यूज नहीं कर रहे हैं। जो बोलते हैं ना गुजराती में मीठी चूड़ी, वैसे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से गुहार लगा रहे हैं कि वी आर अ लार्ज कंट्री, अब तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, राइजिंग इकोनॉमी है, हमारी एक वॉइस होनी चाहिए। कब तक ये 4-5 कंट्रीज अपनी जो पॉलिसीज हैं पूरे दुनिया के ऊपर थोपते रहेंगे? जो इतनी बड़ी कंट्री है उसको आप साइड पे रख रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन है, उसकी बात नहीं सुनी जाती। जब जिसकी कोई बात नहीं सुनता, जिसके बोलते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं उसका खाटू श्याम हमारा, है ना, ऐसे करके एक नारा भी है नॉर्थ इंडिया में। अगर ऐसी चीज़ हो तो मोदी जी वो रोल प्ले कर सकते हैं कि भाई जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, हम प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं, आपकी वॉइस सुनी जाएगी। भाई G20 को G21 मोदी जी ने बनाया। पहले बैठते सार किसी को पता भी नहीं था कि हम G21 करने वाले हैं। एक प्रपोजल टेबल पे रखा गया, किसी ने अपोज ही नहीं किया। चाइना को लगता था कि चाइना अपोज करेगा, नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट्स थी अफ्रीका के अंदर। इतना ब्यूटीफुल गेम हमने प्ले किया कि वो मना कर ही नहीं पाया, नहीं तो 54 कंट्रीज अगेंस्ट हो जाती। तो अगर आपने ऐसा काम G20 में किया है तो आप ग्लोबल साउथ का एक बिल्डिंग बना देते हैं। चलिए आप यूनाइटेड ग्लोबल साउथ की बिल्डिंग ना बोले, लेकिन आप ग्लोबल साउथ की बिल्डिंग तो बना ही सकते हैं, हेडक्वार्टर्स भारत में बना सकते हैं, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इट विल बी ए मूव, जो पैरेलल एक सिस्टम अब खड़ा कर देते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से आपका जो सजेशन है इट्स रियली वेरी, इट शुड बी टेकन अंडर कंसिडरेशन, और मेरे हिसाब से कोई सुन भी होगा, और शायद फ्यूचर में 1-2 साल में ये पॉसिबिलिटी लग भी रहा है। और जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्कोर हो रहे हैं इंडिया में, तो एवरीबडी वुड लाइक टू डील विद इंडिया ऑन द इंडिविजुअल बेसिस। अमेरिका भी चाहेगा, फ्रांस भी चाहेगा, यूएई भी चाहेगा, इजराइल भी चाहेगा, एवरीबडी वुड लाइक टू डील विद इंडिया ऑन द इंडिविजुअल बेसिस। पर कलेक्टिव फोरम में इंडिया को वो दे आर नॉट विलिंग टू गिव दैट स्पेस। बट इंडिया कर रहा है अपना काम, वी आर डूइंग। मोदी जी जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, यू कैन नॉट इमेजिन, कभी हुआ नहीं है। देखिए 2015 या 16 में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे जून 21 को ईयरमार्क करवा दिया। एक तरह से इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ा रहे हैं, इंडिया का रिकग्निशन बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पे भी जा रहे हैं वो डायस्पोरा वहाँ पे उनको पूछती है। मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी सच में बोल रही थी कि मोदी जी भगवान से कम नहीं। तो एक तरह से कनेक्ट है उनका। तो दिस इज द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। कितनी कंट्रीज में इंडिया के जो सॉफ्ट पावर है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंटरनली जाके उनको समझा रहे हैं कि बॉस कोलैबोरेशन करिए हमारे साथ, कन्फ्रंटेशन मत करिए। वही काम अमेरिका में भी किया है, यूनाइटेड नेशंस को भी समझा रहे हैं। और अब सिर्फ समझाने का बात नहीं है, हम आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे साथ है तो ठीक है, नहीं तो हम तो हमारा हाईवे रेडी है, कजान में आप रशिया के साथ जाने को रेडी है। इट इज एज सिंपल एज दैट, नो मोर टॉकिंग। जिससे उनको इन्फॉर्म किया गया
बट उमेश जी, मुझे एक चीज़ बताइए, हमने पहले बात करी कि जिसके हाथ में पैसे होते हैं ना, क्योंकि जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने, तभी कांग्रेस में उनके कमले भी सियाने हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए मुझे कि जैसे ये पूरा ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया जाती जा रही है, आपको लगता है कि मोदी जी ने भारत को ऐसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारा एक दबदबा होगा? भाई अब तो जैसे गिफ्ट सिटी बनाया है, उसमें सारे दुनिया के जितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो वहाँ पर हैं। वॉरेन बफे ने भी अभी ओपनली बोल दिया कि हमें अमेरिका, यूरोप और जापान की तरफ नहीं देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अभी भारत इज़ द न्यू डेस्टिनेशन, और यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज़ में पेमेंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो भी बता दिया। वॉरेन बफे, आपको मालूम है कि जहाँ पैसे देखता है वहाँ पर उसके मुंह में पानी आ जाता है। अब भारत को देखकर वो बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करनी है एंड वी आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। डोंट यू फील कि पूरा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो भारत की तरफ मुड़ता जा रहा है? देखिए, जैसे राइज ऑफ चाइना हो रहा था, अमेरिका को समझ में आ गया था कि इंडो पैसिफिक इज गोइंग टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्यूचर, और इंडो पैसिफिक में एक ही कंट्री है जो चाइना के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है इन ऑल द टर्म, इट इज इंडिया। तो आज हमारी इकोनॉमी है $3.5 ट्रिलियन की, ग्लोबल इकोनॉमी में है 100 ट्रिलियन, 110 115 ट्रिलियन होगा। बात किया जाता है, इट इज एस्टिमेटेड द वेल्थ ऑफ द डीप स्टेट इज 5 टाइम्स मोर देन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो आप सोच लीजिए 500 ट्रिलियन की डॉलर की वेल्थ है। वॉरेन बफे, सबको मालूम है पैसा कहाँ बन रहा है, 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। कल ही आपने देखा होगा कि न्यूज आई है कि रफाल, जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ी लैंड ले चुके हैं, वो यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑलिंग सेंटर खोल रहे हैं। शिप्स का जो काम हो रहा है, जो एल&टी कर रहा है चेन्नई के पास, रिलायंस का भी पहले डिफेंस काम करता था जो 7th फ्लीट को सर्विस कर रहा है। तो ग्लोबली अगर किसी को यहाँ पे जो मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग का जो काम है इंडिया में, ये बहुत आगे बढ़ रहा है। सेकेंड, सेमीकंडक्टर्स के बहुत सारे प्लांट इंडिया में इन्वेस्टमेंट सब ने अनाउंस कर दिया है। मैं नाम नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट मेनी कंपनीज, ताइवानीज कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, इवन द अमेरिकन, आई थिंक अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे चिप बनाने के लिए रेडी है। क्यों रेडी है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इंडिया में पोटेंशियल है। यहाँ पे, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस हिसाब से हमारे इंजीनियर्स है, काबिल है, तो सबको इंडिया आना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है आपके पास। आपने बरोबर बताया, गिफ्ट सिटी के अंदर इतनी सारी फर्म्स आ चुकी है, जेपी मॉर्गन, गूगल, यहाँ तक कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का है वो भी गिफ्ट सिटी में आ गया 2022 में। तो एवरीबडी हैज टू कम टू इंडिया, और जब जहाँ पे कैपिटल ज्यादा आता है वो कंट्री इंसुलेटेड हो जाती है वॉर से। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्विट्जरलैंड पे किसी ने बम्बार्ड नहीं किया था, सारा यूरोप तबाह हो चुका था, स्विट्जरलैंड नहीं हुआ था। रीजन एक ही था कि जर्मनी और एलाइज के दोनों के पैसे उधर थे। तो मोदी जी वो एक तरह से एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर सबके पैसे लग जाए। तो एक तरह से वो कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए द वर्ल्ड, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि एमआरओ, हम अगर मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑल सेंटर बन जाएंगे, उसके अलावा डिफेंस प्रोडक्शन इधर होगा, तो कितना बड़ा इंडस्ट्री बन जाएगा। टाटा कर रहे हैं अभी बोइंग के साथ, उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाने का और मेंटेनेंस एमआरओ पैक्ट किया है। एल&टी इसके अंदर घुस चुके हैं। हमारे अदानी एरोस्पेस भी है, महिंद्रा एरोस्पेस भी है, वो भी घुस रहे हैं। तो एक तरह से एविएशन मार्केट इज कमिंग डाउन टू इंडिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही चीजें हैं जो बताती हैं कि भारत की पोजीशन एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ी है। और शायद 10 साल पहले हमने कभी सपने में सोचा नहीं था कि भारत इस पोजीशन में आएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट बनेंगे। वी वर साइड लाइंड इन ईच एंड एवरीथिंग, वी वर सीन एज जिसको बोलते हैं कि नो होप कंट्री, जिसके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन होप नहीं है। और कई मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं चाइना के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, जहाँ पर बोला जाता था कि भारत का पोटेंशियल है बट इट इज़ अंडर यूटिलाइज्ड। अभी वॉरेन बफे ने भी बोला, एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत के अंदर जो एसेट्स हैं अभी भी अंडर वैल्यूड हैं, जबकि हमारी स्टॉक मार्केट 80,000 पॉइंट को क्रॉस कर गई है, फिर भी वो बोल रहा है अंडर वैल्यूड एसेट्स हैं भारत के अंदर और इसमें पैसा बनाया जा सकता है। दैट मीन्स दुनिया को अब हमारी वैल्यू दिखनी शुरू हो गई है। इसको ऐसे समझ सकते हैं?
एक मैं इसमें यही ऐड करना चाहूंगा कि हमने जो हमारा फर्स्ट ट्रिलियन जो बनाया था हमारा जीडीपी का, वो 2010 में किया था। 2 ट्रिलियन करने के लिए हमें 2017 लग गए थे। फिर 2022 या 23 में वी बिकेम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, और अब बता रहे हैं 2030 में एवरी 1.5 ईयर्स में आप 1 ट्रिलियन ऐड करोगे। मतलब एवरी 1.5 ईयर्स में आप 1 ट्रिलियन ऐड करोगे, तो इसका मतलब ग्रोथ कितना है। तो सब इन्वेस्टमेंट आना पड़ेगा। 2025 विल बी द ईयर ऑफ कैटलिज्म। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आएगा हर जगह पे। ये देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट में Hyundai लिस्ट करने वाला है। Hyundai इंडियन मार्केट में आके 25,000 करोड़ का इश्यू लेके आ रहा है, लार्जेस्ट। उसके पीछे एलजी ने भी फाइल कर दिया है। आगे जाके इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो एक ट्रांसनेशनल मार्केट हो जाएगा। इट विल बी कंपेयरिंग इटसेल्फ टू, राइवलिंग इटसेल्फ टू हैंगसेंग और सिंगापुर का। तो हर जगह इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। मैं इतना ही जानता हूं कि जहां पे इकोनॉमिक्स होता है वहां पे वॉर नहीं होती, वहां पे प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। द ओनली थिंग मोदी जी बता रहे हैं कि कोलैबोरेशन करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, आप म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट बनाइए। और अमेरिका भी समझ रहा है, फ्रांस समझ रहा है, सब लोग आएंगे। आप देखिए थोड़े दिनों में जैपनीज आने वाले हैं। जैपनीज के जो फंड है, मेरी बात जहां मैं सुन रहा हूँ कि जैपनीज इन्वेस्टमेंट वीका करके उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नोमुरू है, सिंगापुर का टेमासेक फंड्स है, होल्डिंग्स है, एवरीबडी इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। वो इंडिया के एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दे रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। वॉरेन बफे तो छोड़िए, वो तो साइडलाइन में बैठे हैं, $280 बिलियन कैश लेके बैठे हैं कि कब गिरेगा मैं इन्वेस्ट करूं। बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट तो इंडिया में ऑटोमेटिकली आज के दिन में वो लोग ऑपरेशनल कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं। ब्लैकस्टोन लगा रहा है, ब्लैक रॉक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ इज कमिंग डाउन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा उसके पास हेज फंड मैनेजर है, $11 ट्रिलियन ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो आगे जाके स्टेट स्ट्रीट भी आएगा, वैनगार्ड भी आएगा, सबको आना पड़ेगा इधर, कोई उपाय नहीं है, भारत में आना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबको आना ही पड़ेगा। और मोदी जी ने एक पूरी, जिसको बोलते हैं शतरंज की बाजी, पूरी बिछा के रखी है। हर मोहरा उनको मालूम है कि कैसे चलाना है, कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर कौन सी मोहरे को खींचना है, किसको वापस बुलाना है। दिस इज ब्यूटी ऑफ डिप्लोमेसी। जो मोदी जी ने एक नया चैप्टर खोल दिया है डिप्लोमेसी का। और जैसे उनकी टीम है, डोवाल जी हैं, जयशंकर हैं, भी जहाँ जाते हैं धमाल करके आते हैं। और यही कमाल है मोदी एंड मोदीज टीम। और इसलिए हम भी रिस्पेक्ट करते हैं कि मोदी जी ने हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा दी। एक चीज और बोलना चाहूंगा, आई विल कॉल इट एज मोदीनॉमिक्स और चाइनॉमिक्स, क्योंकि हमारे कांग्रेस के बहुत सारे लोग उनको मनमोहनॉमिक्स बता रहे थे। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं इसको मोदीनॉमिक्स और चाइनॉमिक्स बोलना चाहूंगा। और उन्होंने सबको साथ में कोलैबोरेशन करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ला के इतना काम कर रहे हैं कि पूछे मत। और इससे आने वाली जनरेशन विल रिमेम्बर मोदी जी एज अ फादर ऑफ इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी, फादर ऑफ डिजिटल इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी। 20th सेंचुरी के फादर को तो मैं मानता नहीं हूँ, सॉरी, बट ये स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ। बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फादर ऑफ द नेशन जो है वो गलत टैग दिया गया था किसी को, बट फादर ऑफ द 21st सेंचुरी, दैट इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट गिवन फॉर समबडी जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस तक को इररेलेवेंट बना दिया है, भारत को वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा दिया कि जहां पर अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का एक दबदबा होगा। और जैसे ग्लोबल साउथ के लीडर बनते जा रहे हैं, होपफुली दे विल लिसन टू योर एंड माई एडवाइस कि यहाँ पर एक ग्लोबल साउथ का एक बिल्डिंग बना देनी चाहिए कि ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन इस बिल्डिंग से होती है। जिस दिन ये हो गया, आप समझ लेना कि वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल हमने एक सिस्टम खड़ा कर दिया। और जब अगर यहाँ पे इंडिया का इकोनॉमिक पावर बढ़ता जाएगा, तो जो लोग बोलते हैं कि इंडिया और चाइना के अंदर वॉर पॉसिबिलिटी है, वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन विल बी वेरी मच इम्पोर्टेंट। और मुझे भी ये लगता है कि चाइना को भी समझ में आ जाएगा कि अपनी जाके एशिया में अपनी हीजोमनी न करके लेट इट फोकस, जो रिसोर्सेस है इंडिया के साथ कोलैबोरेट करो, इश्यूज को सॉर्ट आउट करो। और व्हेन दिस टू कंट्रीज एक साथ मिलके अगर काम करेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल टू अराउंड
1/3 ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये बहुत जरूरी है और इंडिया ने एक राइट अप्रोच भी दिया है। उन्होंने सबको बता दिया कि वी विल ग्रो बट इट विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहेगी बस। देखिए, अब तो चाइना ने बोलना शुरू कर दिया कि वी वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया, वी वांट आवर इन्वेस्टमेंट्स टू बी इन इंडिया एंड वी वांट इंडियन इन्वेस्टमेंट्स, कि जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स है वो भी चाइना में होनी चाहिए। फ्लाइट्स दोबारा से चालू हो रही हैं, वीज़ाज चाइनीज़ को बंद किए थे 4 साल से, वो शुरू हो रहे हैं। चाइना को समझ आ गया कि मुझे अगर अपने आप को बचाना है, ग्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो मुझे भारत की मार्केट चाहिए। और भारत ने बोल दिया पीछे हट बॉर्डर से, जब पीछे हटेगा तो हम अपनी मार्केट भी तुम्हें खोल कर दे देंगे। बिल्कुल बात सही है आपकी कि म्यूचुअल बेनिफिट जो एग्रीमेंट्स हैं वो भारत ने पूरी दुनिया के साथ करने शुरू कर दिए। जब तक चाइना पीछे नहीं हटा, हमने एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन नहीं किया सर। एक और एक चीज हम बताना चाहते हैं कि भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भारत का यूपीआई है, उसका जो सोर्स कोड है, जो एपीआई बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंडिया इज विलिंग टू शेयर विद एवरीवन। कोविन जो हमारा जो सॉफ्टवेयर था जिससे हम डेटाबेस मेंटेन करते थे वैक्सीनेटेड पर्सन का, उसको भी शेयर किया गया। इंडिया इज रेडी टू शेयर दिस विद अक्रॉस द वर्ल्ड। आप सबको बोल रहा है कि आप हमारा एपीआई यूज कर लीजिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यूज करके डिजिटल ये सारे बैरियर्स को हटा दीजिए। इतना बड़ा कोलैबोरेशन कोऑपरेशन किया है। हमारा नाविक सिस्टम, हमने अपना खुद का जीपीएस नाविक सिस्टम डेवलप कर लिया। भारत ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर दिया, भारत ओएस, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डेवलप कर दिए। तो ये सब काम चल रहा है कि इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू डेवलप इट्स ओन सिस्टम। हमारे खुद के प्रोटोकॉल हो रहे हैं। हमारी जो कंपनी है रिलायंस है, उन्होंने 4-5 कंपनीज को अपने अंदर स्टेक्स रख के उन्होंने खुद के प्रोटोकॉल्स 5G और 6G प्रोटोकॉल्स खुद के डेवलप करना चालू कर दिए Huawei और Xiaomi के अगेंस्ट। तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है, इंडिया के जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है, दे आर बीइंग यूज्ड इन द वर्ल्ड विदाउट एनी कंडीशन। सबको फ्री में दे रहे हैं हम लोग। दिस इज द बेस्ट थिंग। और क्या चाहिए बताइए? बिल्कुल सही बात है, और क्या चाहिए। लेकिन दिल लेके मानता नहीं, दिल मांगे मोर, वो वाला हाल है हमारे हिंदुस्तानियों का। जो मिल गया वो तो हो गया, अभी और क्या मिलेगा, वो वाला हाल है। इसलिए मुझे लगता है मोदी जी को 240 पे छोड़ दिया कि मोदी जी और क्या दोगे। तो जब कुछ मिलेगा तो मोदी जी को और वोट मिल जाएगी। चलिए सर, आज देखिए एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, अगर इस बार अगर मोदी जी नहीं आते तो हम 3.5 ट्रिलियन से 2.5 ट्रिलियन में पहुंच जाते पक्का। बस इतना ही बोल। बिल्कुल सही बात है। बाकी तो जो 1 ट्रिलियन था वो तो कांग्रेस वाले अपने जेब में लेकर वो यहाँ से इटली चले भी जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही आंकलन आपका परफेक्ट है। लेकिन भारत ने यूनाइटेड नेशंस को जैसे शुरू किया, हमने इरेलीवेंट कर दिया, और ग्लोबल साउथ को हमने एक वॉइस देकर अब एक पैरेलल सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का दबदबा दिखाई देना शुरू भी हो गया है। फाइनेंशियल मार्केट में हमारी जो पकड़ है वो बढ़ती जा रही है। दुनिया को हम भारत के साथ जोड़ते जा रहे हैं। पहले भारत जाकर दूसरी दुनिया के साथ जुड़ता था, अभी दूसरी दुनिया को हमने या दूसरी कंट्रीज़ को हमने अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। और यही एक ग्लोबल पावर की निशानी भी होती है। मैं जी थैंक यू सो मच। बहुत ही डीप एनालिसिस आप करते हैं, इसलिए मैं लाइक भी करता हूं आपके एनालिसिस को। आई लाइक टू टॉक टू इंटेलेक्चुअल पीपल, और आप जिसको जैसे जस्टिफाई करते हैं टॉपिक को, मज़ा आता है। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।